नमस्कार दोस्तों। एक फ्री प्राइस एक्शन कोर्स। यह एक डिटेल्ड कोर्स होगा जो बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ कवर करेगा और यह पूरी तरह से हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होगा। आज के समय में एक ऐसी सीरीज मिलना जिसमें बेसिक से एडवांस तक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एक जगह पर सिखाई जाए काफी रेयर है। और जो सिंपल लैंग्वेज मैं यूज करता हूं, जो आप सबको पसंद है, उसी तरह से यह कोर्स भी रहेगा। यह कोर्स टोटल 30 वीडियोस का होगा और इन सबको एक सीरियलाइज्ड प्लेलिस्ट के रूप में आपको दिया जाएगा ताकि आप स्टेप बाय स्टेप आसानी से सीख सकें। और सबसे बड़ी बात, इस कोर्स का कोई फीस नहीं है। बिल्कुल फ्री में यह पूरा कोर्स मैं आपको सिखाने वाला हूं। लेकिन यह फ्री नॉलेज आप तक पहुंचाने के लिए मुझे आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं और पहला एपिसोड देखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप ट्रेडिंग को लेकर लाइफ में बहुत सीरियस हैं तो इंटरनेट पर रैंडम वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। यहाँ थोड़ा बहुत सीखने को जरूर मिलेगा, लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको चाहिए ट्रेडिंग की कंप्लीट नॉलेज। इसीलिए हम आपके लिए लाए हैं 30 डे ट्रेडिंग मास्टर क्लास। इसमें आपको क्रिप्टो, फॉरेक्स और स्टॉक मार्केट के लिए बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने को मिलेगा। इस कोर्स की एक्चुअल प्राइस 4,999 है, लेकिन पहले 50 ट्रेडर्स के लिए न्यू 50 कूपन कोड इस्तेमाल करने पर यह कोर्स आपको सिर्फ 2,999 रुपए में मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कोर्स के पहले एपिसोड में हम लोग जानेंगे प्राइस एक्शन के बेसिक्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले टॉपिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होता है, प्रोफेशनल ट्रेडर क्यों इसे फॉलो करते हैं, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जब हम इन तीनों टॉपिक को कवर कर लेंगे तो हमारे लिए यह डिसीजन लेना आसान होगा कि हमारे लिए प्राइस एक्शन कितना इंपॉर्टेंट है और हमें प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए या फिर नहीं। सबसे पहले टॉपिक के बारे में समझते हैं। प्राइस एक्शन का मीनिंग क्या होता है। देखो, प्राइस का मतलब तो आप सब जानते हैं। प्राइस का मतलब दाम होता है, मूल्य होता है, और एक्शन का मतलब होता है मूवमेंट, यानी कि प्राइस के उतार चढ़ाव को हम प्राइस एक्शन कहते हैं। प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी के पीछे एक फंडामेंटल बिलीफ है कि प्राइस नेवर लाइज, प्राइस कभी भी झूठ नहीं बोलता है। इसीलिए चार्ट्स पर कोई भी इंडिकेटर का इस्तेमाल प्राइस एक्शन ट्रेडर्स नहीं करते हैं। वे सिर्फ प्राइस की मूवमेंट को एनालाइज करके अपनी ट्रेडिंग डिसीजंस बनाते हैं कि कब उसे ट्रेड में एंट्री करना है और कब एग्जिट करना है। टेक्निकल एनालिसिस करने का दो तरीका से ट्रेडिंग होता है। पहला, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करना, और दूसरा, प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करना। प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग की एक्यूरेसी सबसे अच्छी होती है। इनके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं जो कि हम बाद में बात करेंगे। आप लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, एक बहुत फेमस लाइन है, भाव भगवान 6, जिसका मतलब होता है कि प्राइस इज सुप्रीम। अगर आप पहले इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते थे तो आपको पता होता था कि यहां पर बाय सिग्नल जनरेट हुआ है और यहां पर सेल सिग्नल जनरेट हुआ है, तो आपको एंट्री एग्जिट स्क्रीन पर दिखता था। लेकिन जब आप नेकेड चार्ट्स देखेंगे तो आपको शुरू में कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। थोड़े से समय बीतने के बाद जब आप 5 वीडियो इस सीरीज के देख लेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। प्राइस एक्शन ट्रेडर्स बेसिकली चार्ट पैटर्न्स या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न्स को एनालाइज करके ट्रेड में एंट्री लेते हैं। यह पैटर्न्स अक्सर मार्केट में बहुत बार बनते हैं, जिससे ट्रेडर्स उन चार्ट पैटर्न्स को ढूंढकर उसे ट्रेड करते हैं। मैं एक गांव का लड़का हूं और मैं अपनी एक कहानी सुनाता हूं। जब मेरा घर बन रहा था तो मैं एक चीज नोटिस किया। सीमेंट का रेट हमेशा अलग अलग सीजन में जब हम दुकान जाते थे तो कभी ऊपर रहता था, कभी नीचे रहता था। तो हमें पता चला कि सीमेंट का भाव समर सीजन में, जब गर्मी रहती है, उस समय 400 रुपए पर पैकेट होता है। लेकिन वही चीज जब आप रेनी सीजन में खरीदने जाएंगे तो आपको यह पैकेट 350 रुपए का पड़ेगा। इसका मतलब यहां पर एक पैटर्न है। अगर इस पैटर्न को समझकर हम रेनी सीजन में ही सीमेंट को खरीद कर रख लें और फिर नेक्स्ट सीजन जब बारिश खत्म होगी तब हम कंस्ट्रक्शन में इसे इस्तेमाल करें तो हमें 50 रुपए पर पैकेट का फायदा होगा। ये एक ऐसा पैटर्न है जिसे मेरे पिताजी ने समझा और इसका फायदा उठाया। मेरे घर बनने से पहले ही बहुत सारे सीमेंट के बोरी रेनी सीजन में खरीद कर मेरे पिताजी ने रख दिए थे, और जब कंस्ट्रक्शन की बारी आई, रेनी सीजन खत्म होने के बाद, तो उस समय इस सीमेंट का भाव 400 हो चुका था। अब मेरे पिताजी ट्रेडर तो नहीं थे। अगर मेरे पिताजी उस समय जाकर बेच देते तो हमें 50 रुपए पर पैकेट का मुनाफा होता। क्योंकि हमें घर बनाना था
तो हमने कम दाम में इस सीमेंट को खरीद कर अपना घर बनाया। यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि ऐसा प्राइस में फ्लक्चुएशन क्यों हुआ। ये बेसिकली सप्लाई और डिमांड का खेल है। रेनी सीजन में क्योंकि कंस्ट्रक्शन काम होते हैं तो डिमांड घट जाने के कारण प्राइस भी कम हो जाता है। लेकिन जब रेनी सीजन खत्म होता है, विंटर सीजन या फिर समर सीजन में, तो उस समय सब लोग अपना कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं। इस कारण सीमेंट का रेट बढ़ जाता है क्योंकि डिमांड ज्यादा हो जाता है। वापस हम टॉपिक पर आते हैं। आपको दो चार्ट्स दिख रहे होंगे। पहले चार्ट है एक इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड का, जो कि इंडिकेटर को देखकर ट्रेड में एंट्री लेते हैं, और दूसरे चार्ट है एक प्राइस एक्शन ट्रेड का, जो कि सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करता है और उसी में प्राइस के बिहेवियर को एनालाइज करके ट्रेड में एंट्री और एग्जिट डिसीजन बनाते हैं। अगर आप एक कंप्लीट बिगनर हैं तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि इंडिकेटर को समझने से पहले आप प्राइस एक्शन को समझें। और इस वीडियो को देखने के बाद आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप कम से कम दिन में आधा घंटा से 1 घंटा चार्ट्स पर दें, ताकि आप चार्ट्स के साथ फैमिलियर हो पाए। हाँ, धीरे धीरे समझ आएगा, बट इतना कंफर्म है कि आप धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस गेन करेंगे और यह आपकी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत मदद करेगा। अब आपको लग रहा होगा कि क्या हमें इंडिकेटर बिल्कुल ही यूज नहीं करना है? तो ऐसा नहीं है। इंडिकेटर के ऊपर फुली डिपेंडेंट होकर बाय सेल डिसीजंस नहीं बनाना है। हमारे सारे ट्रेडिंग डिसीजंस प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के एनालिसिस पर ही होगा, लेकिन कंफर्मेशन के लिए हम अन्य टूल्स का यूज कर सकते हैं। जैसे आपका जो भी फेवरेट इंडिकेटर है, आप जिसे समझते हैं अच्छे से, उसे आप यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप मूविंग एवरेज को यूज करें, सुपर ट्रेड को यूज करें, कुछ भी यूज कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जैसे MACD, ADX, ऑस्किलेटर। मैं कंफर्मेशन के लिए 9 EMI को यूज करता हूं। अब हम जानते हैं कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को क्यों प्रोफेशनल ट्रेडर फॉलो करते हैं। प्राइस एक्शन में डाटा रियल टाइम में दिखता है, जिस कारण मार्केट में आपके पास एक एडवांटेज होता है कि आप पहले मार्केट में एक्यूरेटली एंटर करेंगे। लेकिन वही अगर आप इंडिकेटर यूज करते तो आपको पता है कि ज्यादातर ट्रेडिंग इंडिकेटर लेगिंग होते हैं, यानी कि वह पास्ट के प्राइस और वॉल्यूम के बेस पर ड्राइव करके थोड़ी देर बाद सिग्नल देते हैं, जिस कारण आप ट्रेड में लेट हो जाते हो और आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं हो पाता है। अभी हो सकता है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट क्या है पता नहीं है, लेकिन आने वाले वीडियो में हम इन सब को भी कवर करेंगे, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है इजी टू अंडरस्टैंड और ट्रेड। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग के मुकाबले यहां ट्रेडिंग डिसीजन लेना आसान है, क्योंकि यहां सिर्फ आप प्राइस के डाटा को देखते हैं। लेकिन जब आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे तो वहां अलग अलग बहुत सारे इंडिकेटर को एनालाइज करेंगे, जिस कारण ट्रेडिंग डिसीजन लेना डिफिकल्ट होता है। और जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना सीख जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। मैं कहूंगा कि इससे ज्यादा आपको आसान कुछ लगेगा ही नहीं। इसीलिए इस सीरीज के अगले 5 वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। और ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी प्रूवन है कि ये काम करता है, क्योंकि बड़े ट्रेडर्स सालों से बैक टेस्ट हो रही है। लेकिन एक शर्त है कि आपको बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे तो वहां मैनिपुलेशन बहुत होने के कारण इनकी एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन वही अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में जब आप शिफ्ट करते हैं और वहां प्राइस एक्शन को अच्छे से फॉलो करते हैं, तो वहां पर लगभग 80 से 90% एक्यूरेसी होती है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की। और जैसा कि मैं आपको पहले बताया, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में ट्रेड में एंट्री करना और एग्जिट करना बहुत आसान है, क्योंकि यहां पर इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग की तरह सभी अलग अलग इंडिकेटर पर ध्यान लगाना नहीं पड़ता। यहां सिर्फ कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न्स को देखकर ट्रेड में एंट्री एग्जिट करते हैं, जिसमें हमारा मदद करता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। वीडियो के आखिरी हिस्से में हम जानते हैं कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में कौन कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिसे सीखने के बाद हम कह सकते हैं कि हमें प्राइस एक्शन ट्रेडिंग आती है। सबसे पहले है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, क्योंकि आने वाले सभी वीडियो में हम आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि वहां इसकी मदद लगेगी। तभी हम लाइव आपको दिखा सकेंगे कि कैसे मार्केट में एंट्री और एग्जिट करना है, चाहे हम कैंडलस्टिक, ट्रेंड लाइन, मार्केट स्ट्रक्चर कुछ भी बताएं। वहां पर हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस की जरूरत होने ही वाली है। इसीलिए ट्रेडिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझना, अच्छे से समझना। और जिनके पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस की समझ अच्छी होती है, उनकी एक्यूरेसी हमेशा अच्छी होती है। नेक्स्ट हम जानेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न को, क्योंकि यही पैटर्न्स हमें बताती है कि मार्केट में कब एंट्री और एग्जिट करना है।
और चार्ट पैटर्न को ट्रेड करने के लिए जब हम ट्रेड में एंट्री करते हैं तो उस समय कैंडलस्टिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कैंडलस्टिक हमें क्या बताना चाह रहा है, क्योंकि हर एक कैंडलस्टिक उस समय हो रही मार्केट के सिचुएशन को बताती है। अगली कॉन्सेप्ट ट्रेंड लाइन है। आपने एक कहावत सुना होगा, स्टॉक मार्केट में बहुत ही फेमस है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। आप ट्रेंड के साथ हैं तो आप बहुत पैसा कमाएंगे, लेकिन अगर आप ट्रेंड के अपोजिट में हैं तो आप बहुत पैसा लॉस करेंगे। इसलिए यह बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कैसे हम सही ट्रेंड को पहचान सकते हैं और ट्रेंड की दिशा में ट्रेंड के साथ चलकर हम अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। सो इनको सही से जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मार्केट स्ट्रक्चर, यानी कि मार्केट के कौन कौन से फेज होते हैं। जिस तरह हमारे जीवन का भी एक फेज होता है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, इस तरह मार्केट का भी एक फेज होता है, जैसे अप ट्रेंड, साइडवेज, डाउन ट्रेंड। इन सभी फेज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। हेलो दोस्तों, प्राइस एक्शन सीरीज बेसिक टू एडवांस का यह दूसरा एपिसोड है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। यह प्राइस एक्शन सीरीज का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसे अच्छे से समझना बहुत जरूरी हो जाता है। आज के वीडियो में इस टॉपिक को इस तरह से समझाएंगे कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। इस वीडियो के दौरान हम सीखने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चार्ट्स पर कैसे ड्रॉ करते हैं, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज करके कैसे ट्रेड में एंट्री और एग्जिट करते हैं। बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें, ताकि इस सीरीज की आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। यह चार्ट्स पर बनने वाला सबसे महत्वपूर्ण जोन या एरिया होता है, जहां पर मैक्सिमम क्वांटिटी में बाइंग और सेलिंग होती है। मार्केट के जिस लेवल या फिर जोन पर सबसे ज्यादा बाइंग होती है उसे हम सपोर्ट एरिया या जोन कहते हैं, और जिस लेवल या फिर जोन पर सबसे ज्यादा सेलिंग होती है उसे हम रेजिस्टेंस एरिया या जोन कहते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मेरा फेवरेट स्टॉक है टाटा मोटर्स, और इस समय इस स्टॉक का प्राइस 1000 रुपये पर चल रहा है। मुझे लगता है कि अगर यह स्टॉक प्राइस 900 रुपये पर आ जाए तो मैं इसे खरीद लूंगा। मेरे जैसे बहुत सारे बायर्स इस प्राइस पर खरीदना चाहेंगे, इसलिए यहां पर 900 रुपये का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। मैंने पहले ही बता दिया कि जहां ज्यादा बायर्स होते हैं वह एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट में शेयर्स लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, और अगर बहुत सारे बायर्स एक साथ खरीदने लगें तो उस स्टॉक की डिमांड बढ़ जाती है, जिससे स्टॉक का प्राइस भी बढ़ने लगता है। अब आपने टाटा मोटर्स के शेयर को 900 रुपये पर खरीद लिया, लेकिन जब प्राइस 1200 रुपये पर पहुंचा तो आपको लगा कि अब प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि पहले जब इसका प्राइस 1200 रुपये हुआ था तो वहां से प्राइस नीचे गिर गया था। आप जैसे बहुत सारे शेयर होल्डर्स भी यही सोचेंगे, और तब 1200 रुपये का एरिया रेजिस्टेंस एरिया की तरह काम करेगा, क्योंकि यहां शेयर्स की सप्लाई बढ़ जाती है, जिससे प्राइस नीचे गिरने लगता है। सप्लाई और डिमांड को रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे गांव में 4 बजे शाम को सब्जी मार्केट लगता है। अगर आप 4 से 5 बजे के बीच में मार्केट जाएंगे तो आपको सब्जी थोड़ी महंगी मिलेगी, क्योंकि उस समय मार्केट में बहुत सारे बायर्स होते हैं, जिससे सब्जी की डिमांड ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप 6 बजे मार्केट जाएंगे तो उस समय बायर्स कम होते हैं और सेलर्स जल्दी से जल्दी सब्जी बेचने की कोशिश करते हैं, जिससे सब्जी का प्राइस कम हो जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि डिमांड और सप्लाई कैसे काम करती है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस की रिलेशन समझते हैं। सपोर्ट एरिया का मतलब है ज्यादा बायर्स, और ज्यादा बायर्स मतलब हाई डिमांड। इसका उल्टा रेजिस्टेंस एरिया का मतलब है ज्यादा सेलर्स, और ज्यादा सेलर्स मतलब हाई सप्लाई। अब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सिंपल वर्जन सीख चुके हैं। अब हम इसका थोड़ा एडवांस वर्जन सीखने वाले हैं कि ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। यहां पर भी हम टाटा मोटर्स का ही एग्जाम्पल लेते हैं। 1200 की इंपॉर्टेंट लेवल पर सेलर्स अपने शेयर्स बेचते हैं, लेकिन बहुत सारे बायर्स को लगता है कि अभी भी प्राइस कम है, और वे इस स्टॉक को बड़ी क्वांटिटी में खरीदने लगते हैं, जिससे यह इंपॉर्टेंट लेवल स्ट्रांगली ब्रेक होकर ऊपर चला जाता है। ऐसी सिचुएशन में 1200 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया अब सपोर्ट एरिया की तरह काम करेगा, और इसका उल्टा अगर 900 का लेवल ब्रेक हो जाता है और प्राइस नीचे चली जाती है, तो अगली बार जब प्राइस वापस ऊपर आएगी तो उस समय 900 का इंपॉर्टेंट एरिया रेजिस्टेंस एरिया की तरह काम करेगा।
अब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया को लाइव चार्ट पर ड्रॉ करके दिखाते हैं। चार्ट्स पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें स्विंग्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। स्विंग्स ऐसे पॉइंट होते हैं जहां से प्राइस रिवर्स होती है। स्क्रीन पर दिख रहा चार्ट 8 अक्टूबर का 5 मिनट टाइम फ्रेम में टाटा मोटर्स का है। सबसे पहले प्राइस इस पॉइंट से ऊपर गई, इसलिए इसे स्विंग लो कहेंगे। वहीं प्राइस इस लेवल पर पहुंचकर नीचे गई, इसलिए इसे स्विंग हाई कहेंगे। इसी तरह सभी स्विंग्स को चार्ट्स पर आइडेंटिफाई करते हैं। चार्ट्स पर ड्रॉ करने के लिए टूल्स में जाकर रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करना है। टाटा मोटर्स की पहली 5 मिनट कैंडल का हाई एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और स्विंग लो, जहां से प्राइस रिवर्स होकर ऊपर गई, एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। इसलिए दोनों लेवल्स पर हम रेक्टेंगल टूल का उपयोग करके एरिया ड्रॉ करेंगे। थोड़ी देर प्राइस ऊपर जाने के बाद इस स्विंग पॉइंट से प्राइस नीचे गई, इसलिए यहां पर हम एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। आगे प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकल गई। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर ब्रेकआउट हो चुका है, इसलिए जो लेवल पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब वह सपोर्ट का काम करेगा। आगे प्राइस 3 बार इस सपोर्ट एरिया पर आकर वापस ऊपर गई। यह होती है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की पावर। सबसे ऊपर वाले रेजिस्टेंस एरिया को प्राइस रिस्पेक्ट करके नीचे आती है। जब प्राइस वापस नीचे आई तो इसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया से प्राइस फिर ऊपर गई। अंततः जब प्राइस सबसे ऊपर वाले रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करती है, इस सिचुएशन में यह रेजिस्टेंस लेवल अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया को चार्ट्स पर ड्रॉ करना अच्छे से सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया का इस्तेमाल करके ट्रेड में एंट्री और एग्जिट करते हैं। इस चार्ट में हमने 5 मिनट टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया है, इसलिए ट्रेड लेने के लिए हम लोअर टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे। इस सिचुएशन में हम 3 मिनट या 1 मिनट टाइम फ्रेम में एंट्री करने के लिए हमें कैंडलस्टिक पैटर्न का खास ध्यान रखना है। अभी तक हमने आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में नहीं बताया है, लेकिन आने वाले वीडियो में हम सभी कैंडलस्टिक पैटर्न्स को डिटेल में समझाएंगे। अभी के लिए हम 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझते हैं। पहला हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न और दूसरा बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। ये दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न्स अगर सपोर्ट एरिया में बनते हैं तो यह संकेत देते हैं कि प्राइस अब यहां से ऊपर जाएगी, और इसका जस्ट ऑपोजिट इन्वर्टेड हैमर और बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स अगर रेजिस्टेंस एरिया में बनते हैं तो यह संकेत देते हैं कि प्राइस अब यहां से नीचे जाएगी। इन चारों कैंडलस्टिक्स को अभी के लिए याद रखें। आने वाले वीडियो में हम इन सभी कैंडल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब हम पहले 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स यानी हैमर और बुलिश एनगल्फिंग को सपोर्ट एरिया में खोजते हैं। पहले यह एरिया एक रेजिस्टेंस था, लेकिन ब्रेकआउट के बाद यह सपोर्ट बन चुका है। इस सपोर्ट एरिया में हमें हैमर कैंडलस्टिक दिखाई दे रहा है। ट्रेड में एंट्री करने के लिए हम हैमर कैंडलस्टिक की हाई को मार्क करेंगे। जब नेक्स्ट कैंडल इस लाइन को ब्रेक करेगी तो हम ट्रेड में बाय पोजीशन में एंट्री करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस हैमर कैंडल की लो या सपोर्ट एरिया में से जो ज्यादा नीचे होगा वह रहेगा। हमारा पहला टारगेट नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा। दूसरी बार जब प्राइस सपोर्ट एरिया में आती है तो यह एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है। यहां भी ट्रेड में एंट्री के लिए इस कैंडल की हाई को मार्क करेंगे। जब नेक्स्ट कैंडल इस लाइन को ब्रेक करेगी तो हम ट्रेड में बाय साइड एंट्री लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस बुलिश कैंडल की लो या सपोर्ट एरिया में से जो ज्यादा नीचे होगा वह रहेगा। हमारा पहला टारगेट नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा। अब हम सीख चुके हैं कि बाय पोजीशन ट्रेड में कैसे बनाते हैं। अब बात करते हैं सेल पोजीशन ट्रेड की। हमें रेजिस्टेंस एरिया में बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न खोजना है, वहां भी ट्रेड में सेल पोजीशन में एंट्री लेनी है। अपर रेजिस्टेंस एरिया में यहां एक बेरिश कैंडलस्टिक बनी है। इस कैंडल के लो को मार्क करना है, और जब नेक्स्ट कैंडल इस लाइन को ब्रेक करे तब ट्रेड में एंट्री लेनी है। हमारा स्टॉप लॉस बेरिश कैंडल या रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होगा और टारगेट नियरेस्ट सपोर्ट लेवल होगा। आज के वीडियो में इतना ही। हेलो नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो प्राइस एक्शन सीरीज का 3रा एपिसोड है और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेंड लाइन के बारे में। ट्रेंड लाइन को हम बेसिक से एडवांस तक सिखाने वाले हैं। प्राइस एक्शन सीरीज में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बाद ट्रेंड लाइन दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। शेयर बाजार में एक बहुत फेमस कहावत है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के साथ हैं तो बहुत पैसा कमाएंगे, लेकिन अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट हैं तो आप बहुत पैसा लूज करेंगे। और हम यहां पैसा बनाने के लिए आए हैं, जिस कारण हमारे लिए ट्रेंड लाइन को समझना
और अच्छे से समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, पहला, ट्रेंड लाइन क्या है। दूसरा, ट्रेंड लाइन को चार्ट्स पर कैसे ड्रॉ करते हैं। तीसरा, चार्ट्स पर ड्रॉ करके कैसे ट्रेड में एंटर और एग्जिट करते हैं। इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को हम अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से। इसलिए अगर आपको ट्रेंड लाइन के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो इस पूरे वीडियो को अंत तक देखें। आपको ट्रेंड लाइन के बारे में वह सब कुछ पता होगा जो हर एक ट्रेडर को पता होना चाहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें ताकि इस सीरीज की आने वाले अगले वीडियो आपसे मिस ना हो पाएं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रेंड लाइन क्या है। ट्रेंड लाइन सिंपली एक लाइन होती है जिसे चार्ट्स पर 3 या 3 से अधिक स्विंग पॉइंट्स को मिलाकर खींचते हैं। थोड़ा बहुत अगर आपको मार्केट का आइडिया होगा तो आपको पता होगा कि मार्केट के 3 फेज होते हैं, पहला अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड और तीसरा साइडवेज। ट्रेंडिंग मार्केट में अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों को ट्रेड करने के लिए हमें ट्रेंड लाइन की जरूरत होती है। प्राइस अगर हायर हाई और हायर लो स्विंग बनाते हुए ऊपर की तरफ जाती है तो उसे हम अप ट्रेंड कहते हैं, और इसका जस्ट ऑपोजिट अगर प्राइस लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए नीचे की तरफ आती है तो हम इसे डाउन ट्रेंड कहते हैं। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए पहले हम अप ट्रेंड के उदाहरण में देखते हैं कि कैसे ट्रेंड लाइन को अप ट्रेंड में ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका चार्ट अप ट्रेंड में है तो सबसे पहले हमें यहां पर स्विंग को आइडेंटिफाई करना होगा और उसके बाद हम लाइन ड्रॉ करेंगे इन सभी स्विंग को मिलाते हुए। अगर चार्ट्स में 3 स्विंग पॉइंट्स एक सीधी लाइन में टच करती हैं तो उसे हम एक स्ट्रांग ट्रेंड लाइन कहेंगे। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रेंड लाइन में भले ही लाइन शब्द का इस्तेमाल है, लेकिन ट्रेंड लाइन में कोई सिंगल लाइन नहीं होती, बल्कि यह एक एरिया या फिर जोन की तरह काम करती है। इसे हम एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। ये चार्ट टाटा केमिकल का 1 डे टाइम फ्रेम में है। प्राइस यहां पर अब ट्रेंड में है, इसलिए हम चार्ट्स पर ट्रेंड लाइन चार्ट के नीचे ड्रॉ करेंगे। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें स्विंग लो को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इन 3 स्विंग्स को मिलाकर हम ट्रेंड लाइन खींचेंगे। अब आपको दिख रहा है कि ट्रेंड लाइन पर स्विंग पॉइंट्स परफेक्टली टच नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम यहां पर लाइन की जगह एक जोन ड्रॉ करेंगे। ये जोन एक ऐसा जोन होता है जहां पर बायर्स बड़े क्वांटिटी के साथ ट्रेड में एंट्री करते हैं, जिस कारण ये ट्रेंड लाइन एक स्ट्रांग सपोर्ट की तरह काम करती है। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया है तो इसे एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहां प्राइस हायर लो बनाते हुए अप ट्रेंड में जा रही है, इसलिए हमें पहले 3 स्विंग्स को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होगी। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के बाद हमें पता चलता है कि सभी स्विंग पॉइंट्स परफेक्टली कैंडल पर टच नहीं हो रहे हैं। कभी कैंडल की बॉडी टच हो रही है तो कभी कैंडल की वीक टच हो रही है। इसलिए यहां हम सिर्फ एक सिंगल लाइन नहीं बल्कि एक जोन ड्रॉ करेंगे ताकि ये सभी स्विंग लो जोन से परफेक्टली टच हो जाएं। 3 टच के बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस जब भी नेक्स्ट टाइम इस ट्रेंड लाइन जोन पर आई है तो यहां से बाउंस बैक होकर ऊपर गई है। तो ये होता है चार्ट्स पर ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंस। और क्योंकि ये अब ट्रेंड में है, जब ट्रेंड लाइन को चार्ट्स के नीचे ड्रॉ करते हैं तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करती है। इसलिए बायर्स अधिक से अधिक क्वांटिटी के साथ यहां ट्रेड में एंट्री लेते हैं और प्राइस वापस ऊपर चली जाती है। चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट को डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए समझते हैं। डाउन ट्रेंड में हम ट्रेंड लाइन को चार्ट्स के ऊपर ड्रॉ करते हैं। चार्ट के ऊपर बनने वाले लोअर हाई स्विंग्स को आइडेंटिफाई करके पहले 3 स्विंग्स को एक लाइन में मिलाकर ट्रेंड लाइन को खींचते हैं। यह लाइन चार्ट्स पर एक रेजिस्टेंस की तरह काम करती है, जिस कारण जब प्राइस इस एरिया में आती है तो मार्केट में सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, और सेलर्स जब ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड में एंटर करते हैं तो प्राइस वहां से वापस नीचे की तरफ आने लगती है। इस लाइन को भी हम एक जोन की तरह ड्रॉ करते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है प्राइस कभी भी परफेक्टली एक लाइन को टच नहीं करती। सेलर्स भी कोई एक परफेक्ट प्राइस पॉइंट पर एंट्री नहीं करते हैं, बल्कि जब प्राइस उनके जोन या एरिया में आती है तब एंट्री लेते हैं। इसे हम लाइव चार्ट एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा चार्ट कोल इंडिया का 1 मिनट टाइम फ्रेम में 16 अक्टूबर का है। प्राइस लोअर हाई बनाते हुए नीचे की तरफ आ रही है, इसलिए हम पहले 3 स्विंग्स को आइडेंटिफाई करके एक लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। यहां ये लाइन कुछ इस तरह से बन रही है, लेकिन आपको पता है कि इस लाइन पर पहले वाले स्विंग्स परफेक्टली फिट नहीं हो रहे हैं, जिस कारण हम यहां एक जोन को ड्रॉ करेंगे। अब हमने जोन को ड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट टाइम जब भी प्राइस इस जोन में आती है तब हमें प्राइस नीचे की तरफ जाती हुई दिखती है।
क्योंकि ये जोन एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। जब भी प्राइस इस जोन के पास या इस जोन में आती है, बायर्स अपनी ट्रेड को एग्जिट करने की कोशिश करते हैं और सेलर्स मार्केट में एंट्री करते हैं, जिससे प्राइस तेजी से नीचे की तरफ निकल जाती है। अब यह तो हुआ कि जब प्राइस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करती है तब प्राइस कैसे रिएक्ट करती है, लेकिन जब प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है तब प्राइस कैसे रिएक्ट करती है, इसे भी समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोल इंडिया के 1 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट को देखें तो पिछले दिन एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ था। इसके बाद जो चार्ट पर हुआ वह किसी मिरेकल से कम नहीं था। जब हम ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं तो स्विंग्स को आइडेंटिफाई करके एक लाइन में जोड़ने की कोशिश करते हैं। इस मामले में हमने पहली, दूसरी और तीसरी स्विंग को जोड़कर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। फिर हमने इस लाइन को एक्सटेंड किया और देखा कि चौथे पॉइंट पर जब प्राइस इस लेवल पर आई तो हमें एक महत्वपूर्ण प्राइस रिजेक्शन देखने को मिला। हालांकि अगर आप गौर करें तो प्राइस हायर हाई नहीं बना पा रही थी। इसका मतलब यह था कि यहां सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा था। प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को 5 बार परफेक्टली रिस्पेक्ट किया, लेकिन छठे बार इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया और इसके बाद प्राइस बहुत तेजी से नीचे की ओर गिर गई। यह होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में आपको बड़े टारगेट्स मिलते हैं और रिस्क छोटा रहता है। उसी चार्ट में अगर हम आगे देखें तो 12:30 के आसपास प्राइस एक बार फिर ऊपर जाती दिखी, लेकिन अब यह ट्रेंड कमजोर हो चुका था। इस समय हम फिर से पहले 3 स्विंग्स को जोड़कर एक नई ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। चौथी बार जब प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो हमें एक बड़ी डाउनसाइड मूव देखने को मिली। अब इसी अवधारणा को अपर ट्रेंड में समझते हैं। जब प्राइस लगातार लोअर हाई और लोअर लो बना रही होती है तो हम पहले 3 स्विंग्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें जोड़कर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। पहले 4 टच में प्राइस ने ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया, लेकिन 5वें टच में इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया और फिर एक ऊपर की ओर रैली शुरू हो गई। यदि आप सही तरीके से ट्रेंड लाइन को चार्ट पर ड्रा करते हैं और ब्रेकआउट ट्रेडिंग को ट्रेड करते हैं तो कम रिस्क में अच्छे रिवॉर्ड पाने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि ट्रेंडिंग मार्केट में कैसे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं और जब प्राइस इन ट्रेंड लाइंस को ब्रेक करती है तब क्या होता है। इतना सीखने के बाद अब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया होगा, लेकिन हमें तुरंत ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि ट्रेड लेने से पहले सिर्फ ट्रेंड लाइन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखना काफी नहीं है। हमें कंफर्मेशन के लिए अलग अलग इंडिकेटर और कैंडलस्टिक पैटर्न का भी ध्यान रखना होगा। ये चीजें आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी बढ़ा देती हैं और यही आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाती हैं। सबसे पहले जब आप ट्रेंड लाइन के साथ काम कर रहे होते हैं तो 3 स्विंग लो या हाई को जोड़ते हुए एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। जैसे ही प्राइस चौथी बार उस ट्रेंड लाइन के पास आती है, हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, लेकिन तुरंत ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है। हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल की कंफर्मेशन चाहिए होती है जिसमें बायर्स का डोमिनेंस दिखे। यह कैंडल पूरी तरह से फॉर्म होकर क्लोज होनी चाहिए। जब यह कैंडल क्लोज होती है तब हमें उस कैंडल के हाई को मार्क करना होता है। जब अगली कैंडल उस मार्क किए हुए हाई के ऊपर क्रॉस करती है तभी हमें ट्रेड में एंट्री लेनी है। इसके बाद हमारे पास एक एग्जिट प्लान भी होना चाहिए। स्टॉप लॉस को हम वर्तमान स्विंग लो के नीचे रखेंगे और टारगेट के लिए चार्ट के ऊपरी स्विंग को मिलाकर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन तक पहुंचेगी तब हमें ट्रेड से एग्जिट करना होगा। यदि आप इस सेटअप को बड़े टाइम फ्रेम जैसे 4 घंटे या 1 दिन के चार्ट पर करेंगे तो इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होगी। ऐसे सेटअप्स अक्सर मिल सकते हैं यदि आप स्टॉक्स में सही पैटर्न्स को ढूंढते रहें। हाल ही में हमने टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड में इसी सेटअप का उपयोग किया था। सबसे पहले हमने चार्ट पर 3 स्विंग लो को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। जब प्राइस चौथी बार ट्रेंड लाइन पर पहुंची तो हमने वेट किया कि हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिले जिसमें बायर्स का डोमिनेंस हो। जैसे ही वह कैंडल बनी, हमने उसे मार्क किया और अगले दिन जब प्राइस उस कैंडल के हाई को ब्रेक कर गई तब हमने ट्रेड में एंट्री ली। हमारा स्टॉप लॉस उसी कैंडल के लो के नीचे था और टारगेट अपर ट्रेंड लाइन पर सेट किया गया था। हमने 9 अक्टूबर को एंट्री की थी और 16 अक्टूबर तक हम अपने टारगेट के बहुत करीब थे। उम्मीद है कि अगले दिन हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। इस तरह के सेटअप से कम रिस्क में अच्छे रिवॉर्ड मिलने की संभावना बढ़ जाती है और सही प्लानिंग के साथ यह एक बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सकता है। हमने अब तक यह सीखा कि अपर ट्रेंड में ट्रेंड लाइन का उपयोग कैसे करें और ट्रेड में एंट्री व एग्जिट कैसे करें।
अब उसी प्रकार से हम डाउन ट्रेंड में भी ट्रेडिंग करना सीखेंगे। मैंने पहले कॉल इंडिया के 1 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है ये बताया था। अब उसी चार्ट में ट्रेड में एंट्री और एग्जिट को समझेंगे। चूंकि यहाँ चार्ट डाउन ट्रेंड में है, इसीलिए हम चार्ट के ऊपर की ओर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। यह अपर ट्रेंड लाइन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें ट्रेड में एंट्री के लिए संकेत देती है। सबसे पहले 3 स्विंग पॉइंट्स को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें। जब चौथी बार प्राइस इस ट्रेंड लाइन को टच करती है, तब हमें एक रिवर्सल देखने को मिलता है, लेकिन हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं दिखाई देती। हालांकि प्राइस की क्लोजिंग नीचे की ओर हो रही है, जिससे हमें एक बेयरिश संकेत मिलता है। अगर हम इन 3 कैंडल्स को एक साथ देखें तो यह हमें एक बियरिश कैंडल पैटर्न जैसा दिखेगा। हालांकि यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रेंड लाइन के पास सेलर्स का डोमिनेंस दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें इन 3 कैंडल्स के सबसे निचले लो को मार्क करना है, और जब प्राइस इस लो को ब्रेक करती है, तब हमें डाउन ट्रेंड की दिशा में एंट्री लेनी है। इस ट्रेड में एंट्री लेने के बाद हमारा स्टॉप लॉस उस स्विंग हाई के ऊपर रहेगा जहां से प्राइस ने रिवर्सल किया था। टारगेट के लिए हम सबसे नीचे के 3 स्विंग पॉइंट्स को मिलाकर एक नई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन को टच करती है, तब हमें ट्रेड से एग्जिट करना है। अब आपने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में ट्रेंड लाइन का उपयोग करके एंट्री और एग्जिट करना सीख लिया है। अब बात करते हैं कि अगर प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे तो क्या करना चाहिए। मान लीजिए कि प्राइस लोअर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रही है और आपने पहले 3 स्विंग लो पॉइंट्स को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। चौथी बार प्राइस जब इस ट्रेंड लाइन को टच करती है तो वह ऊपर की तरफ बाउंस करती है, लेकिन 5वीं बार जब प्राइस ट्रेंड लाइन के पास आती है तो वह ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे की ओर क्लोज होती है। यह हमारे लिए एक सिग्नल है कि प्राइस नीचे की तरफ तेजी से जा सकती है। हालांकि हमें अभी भी एंट्री नहीं लेनी है जब तक कि हमें कंफर्मेशन न मिल जाए। उस कैंडल के लो को मार्क करें जिसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। जब अगली कैंडल उस लो को ब्रेक करती है, तब हमें डाउनसाइड की ओर एंट्री लेनी है। इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस स्विंग हाई के ऊपर रहेगा और टारगेट के लिए हम पिछले स्विंग लो को चुनेंगे। यदि हमें कोई स्पष्ट स्विंग लो नहीं मिलता है तो हम 1 से 2 या 1 से 3 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का उपयोग करके एक फिक्स टारगेट सेट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। कैंडल्स 2 टाइप के होते हैं, पहला बुलिश कैंडल और दूसरा बियरिश कैंडल। जब कैंडल की क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ऊपर होती है तो उस कैंडल को हम बुलिश कैंडल कहते हैं और इसका कलर ग्रीन होता है। यह कैंडल मार्केट में बुलिशनेस का संकेत देती है। इसका जस्ट ऑपोजिट है बियरिश वॉर कैंडल। बियरिश कैंडल की क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से नीचे होती है और इसका कलर रेड होता है। यह कैंडल मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट का संकेत देती है और यह बताती है कि प्राइस यहां से और नीचे की तरफ जा सकती है। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स। एक कैंडलस्टिक पैटर्न में कितनी कैंडल हैं, इसके बेसिस पर कैंडलस्टिक पैटर्न्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, दूसरा है 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स और तीसरा है 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं उन सभी को समझने वाले हैं। जैसा कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के नाम में ही सिंगल वर्ड शामिल है, इससे पता चलता है कि इस पैटर्न में सिर्फ एक कैंडल होगी और टोटल 7 मोस्ट पॉपुलर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो कि चार्ट्स पर सबसे ज्यादा एक्यूरेटली रिजल्ट देते हैं, हम उन्हें समझेंगे। इन 7 सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स का नाम है बुलिश मरुबोजू, बेरिश मरुबोजू, हैमर कैंडल, हैंगिंग मैन कैंडल, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार और दोजी। इन 7 सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को एक एक करके डिटेल में समझेंगे, इसलिए बिना वीडियो को स्किप किए पूरे ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखना। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इतना आसान तरीके से समझाऊंगा कि आपको इस टॉपिक पर फिर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वह है बुलिश मारुबोजू पैटर्न। जैसे कि हमने आपको बताया कि मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये कैंडल एक लंबी ग्रीन बुलिश कैंडल होती है जिसमें विक ना के बराबर होता है। अगर आप कैंडल के अपर विक पर भी ध्यान दें और लोअर विक पर भी ध्यान दें तो आपको बहुत छोटी विक नजर आएगी। इसका मतलब होता है कि कैंडल की ओपनिंग कैंडल के लो के बराबर में या फिर बहुत नजदीक होती है
और कैंडल की क्लोजिंग कैंडल के हाई के बहुत आसपास या बराबर में होती है। इसीलिए कैंडल में कोई भी विक नहीं बनता। इस कैंडल को मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग साइन के रूप में देखा जाता है कि अब इस कैंडल के बाद मार्केट यहां से ऊपर जाने वाली है, यानी कि यह कैंडल मार्केट में बुलिशनेस का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। अब जानते हैं कि अगर आपको चार्ट्स पर मरुबोजू कैंडल दिखती है तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए उसे ट्रेड करने के लिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बिना प्राइस एक्शन के अधूरा होता है। सिर्फ कैंडलस्टिक को देखकर ट्रेड करना यह ट्रेडर्स का सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। लेकिन अगर यह कैंडल किसी स्पेसिफिक लेवल पर बने तो यह हमारे लिए ट्रेड करने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। इस कैंडल के लिए यह इंपॉर्टेंट लेवल है सपोर्ट लेवल। अगर चार्ट में किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर बुलिश मरुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो हम यहां से अपसाइड की तरफ लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने की प्लानिंग कर सकते हैं। इसे हम लाइव एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। यह चार्ट टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का है, यानी कि TCPL का एक दिन के टाइम फ्रेम में है। चार्ट में पिछली कीमत एक दिन के टाइम फ्रेम में है। एक्शन के हिसाब से यह एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। पहले तो प्राइस नीचे की तरफ आई है इस सपोर्ट लेवल पर। इस लेवल पर आकर प्राइस थोड़ी सी बुलिशनेस दिखाती है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही वापस नीचे आने लगती है। कुछ कैंडल्स बनने के बाद हमें चार्ट पर एक लंबी ग्रीन मरुबोजू कैंडल दिखती है। यह कैंडल चार्ट पर हमें बताती है कि अब मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाने वाली है। इस कैंडल के बनने के पीछे की कहानी यह है कि बायर्स और सेलर्स के बीच हुए फाइट्स में बायर्स स्ट्रांगली जीत चुके हैं। इस कैंडल को ट्रेड करने के लिए हमें कैंडल की क्लोजिंग के बाद कैंडल के हाई पर एक लाइन मार्क करनी है। नेक्स्ट कैंडल जब भी इस कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी तब हम ट्रेड में बाय पोजीशन में एंटर करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस बुलिश मरुबोजू कैंडल के लो पर होगा और टारगेट के लिए हम पहले रेजिस्टेंस लेवल पर प्रॉफिट बुक करेंगे। ध्यान रहे कि हम सिर्फ कैंडल स्टिक के बेसिस पर ट्रेड में एंट्री नहीं कर रहे हैं। हमें कैंडल स्टिक के साथ साथ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल भी दिख रहा है, इसीलिए हमने ट्रेड में एंटर किया। या फिर ट्रेडिंग व्यू में जाइए और MCX स्टॉक का चार्ट खोलिए और फिर आपको यह नज़ारा देखने को मिलेगा। यह स्टॉक अभी स्ट्रॉन्ग बुलिश फेज में है और हर एक ब्रेकआउट फेज पर प्रॉफिट दे रहा है। पिछले 4 बार कंटिन्यूअस ब्रेकआउट पर इसने प्रॉफिट दिया है और फिर से ब्रेकआउट का सीनारियो यहां पर बन रहा है। अभी लास्ट कैंडल मारुबोजू कैंडल बनकर तैयार हुई है। अब हमें इस कंसोलिडेशन लेवल के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट कैंडल जब भी इस लाइन को ब्रेक करेगी तब हमें ट्रेड में एंट्री लेना है। इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस मरुबोजू कैंडल के लो पर होगा। फर्स्ट टारगेट के लिए हम 1 से 2 का रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे और उसके बाद हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। अब हम बात करते हैं बेरिश मरुबोजू पैटर्न की। यह कैंडल एक लंबी रेड बेयरिश कैंडल होती है और इस कैंडल में कोई भी विक नहीं रहता है या फिर ना के बराबर होता है, यानी कि वह नेग्लिजिबल होता है। इस कैंडल की ओपनिंग कैंडल के हाई के बहुत पास या फिर बराबर में होती है और कैंडल की क्लोजिंग उसी कैंडल के लो के बहुत पास या फिर कैंडल के लो के बराबर में होती है। और यही कारण है कि इस कैंडल की विक दिखाई नहीं देती। इस कैंडल से हमें मार्केट की बेरिशनेस का पता चलता है। यह हमें एक संकेत देती है कि इस समय मार्केट में बायर्स कमजोर हैं और सेलर्स बहुत ज्यादा मजबूत हैं। अगर यह कैंडल किसी स्पेसिफिक लेवल पर बने, जैसे रेजिस्टेंस लेवल पर, तो यह हमारे लिए एक बेरिश ट्रेड की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यह कैंडल बेरिश मार्केट का सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। ऐसे कैंडल को देखकर हमें मार्केट में अलर्ट होना चाहिए। हम इसे लाइव एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यह एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और यहां पर हमें एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मारुबोजू कैंडल दिखती है। इस कैंडल को ट्रेड करने के लिए सिंपली हम इस कैंडल के लो पर एक लाइन मार्क करेंगे। अगली कैंडल जब भी इस कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे जाएगी तब हम सेल साइड एंट्री लेंगे। ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस इसी कैंडल के हाई पर होगा और टारगेट नियरेस्ट सपोर्ट लेवल पर। ध्यान रखें, सिर्फ कैंडलस्टिक को देखकर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। जब तक आपको रेजिस्टेंस लेवल यहां पर नहीं दिखे तब तक आप ट्रेड में एंट्री करने की मत सोचें, क्योंकि रैंडम मारुबोजू कहीं पर भी बन सकता है। लेकिन अगर यह कैंडल किसी रेजिस्टेंस लेवल पर बने तो ये हमारे लिए एक हाई विन रेट वाली ट्रेड अपॉर्चुनिटी होती है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल है हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। इस कैंडल की बॉडी की साइज बहुत छोटी होती है और अपर विक बहुत छोटी या फिर नहीं होती है, लेकिन लोअर विक की साइज बॉडी की कंपैरिजन में 2 से 3 गुना बड़ी होती है। यह कैंडल डाउन ट्रेंड के बाद बनती है
और यह हमें संकेत देता है कि प्राइस अब यहां से ऊपर की तरफ जाने वाली है। इसलिए इस कैंडल को हम बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर रखते हैं, क्योंकि यह कैंडलस्टिक प्राइस चार्ट के बॉटम पर बनती है और यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस रहते हैं। इस कैंडल के बनने के पीछे की कहानी है कि यह कैंडल ओपन तो होती है अपर लेवल पर, लेकिन बेरिश सेंटिमेंट होने के कारण और सेलर्स का मजबूत होने के कारण प्राइस पहले नीचे जाती है। लेकिन उसी कैंडल में बहुत सारे बायर्स बड़े क्वांटिटी में एंटर करते हैं, जिस कारण कैंडल की क्लोजिंग जहां पर ओपन हुई थी उसी के आसपास होती है। ये कैंडल हमें बताती है कि सेलर्स और बायर्स के बीच हुई लड़ाई में सेलर्स हार चुके हैं और बायर्स अपना दबदबा बना चुके हैं। इस कैंडल का कलर रेड या फिर ग्रीन दोनों हो सकता है। कैंडल की क्लोजिंग अगर हाई के नजदीक है तो यह बुलिश कैंडल होगी, फिर चाहे उस कैंडल का कलर रेड हो या ग्रीन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम ग्रीन हैमर कैंडल और रेड हैमर कैंडल में कंपैरिजन करें तो ग्रीन हैमर कैंडल रेड हैमर कैंडल से थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस कैंडल की लोअर विक कितनी बड़ी है। लोअर विक जितनी लंबी होगी वह कैंडल उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। फिर से इस कैंडल को ट्रेड करने के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की बहुत जरूरत होगी। अगर यह कैंडल इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर बने तो यह बाय पोजीशन में ट्रेड करने के लिए एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी होगी। हमारा स्टॉप लॉस हैमर कैंडल के लो पर होगा और पहला टारगेट नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा। अब आपको पता करना है कि कौन कौन से स्टॉक्स में हैमर कैंडल बन चुकी है। इसके लिए कैंडल स्टिक स्कैन में बुलिश रिवर्सल स्कैन पर क्लिक करना है। आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन हैमर का आएगा, उस पर क्लिक करना है। यहां आपको पूरा स्टॉक की लिस्ट मिल जाएगी जहां पर हैमर कैंडल बन चुकी है। इन स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए अपना ब्रोकिंग ऐप खोलना है और वहां अगर हैमर कैंडल के साथ आपको कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल दिखे तभी आपको ट्रेड में एंट्री लेनी है। अब हम बात करते हैं हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। इस कैंडल की बॉडी बहुत छोटी होती है और कैंडल की अपर वीक ना के बराबर होती है, लेकिन कैंडल की लोअर वीक बॉडी के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा लंबी होती है। यह कैंडल मार्केट में अपट्रेंड के बाद टॉप पर बनती है और इस कैंडल के फॉर्मेशन के बाद यह बहुत हाई चांसेस होते हैं कि प्राइस अब इस लेवल से नीचे की तरफ जाने वाली है। इस कैंडल का रंग ज्यादा मायने नहीं रखता है। कैंडल की लोअर वीक जितनी बड़ी होगी वह कैंडल उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेयरिश रिवर्सल सेंटीमेंट को पैदा करेगी। अगर यह कैंडल किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर फॉर्म होती है तो यह हमारे लिए सेल साइड में एक अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ट्रेड में एंट्री के लिए इस कैंडल की लो को हमें मार्क करना है और जब नेक्स्ट कैंडल इस लाइन को ब्रेक करेगी तब हमें ट्रेड में एंट्री लेनी है। हमारा स्टॉप लॉस हैंगिंग मैन पैटर्न की कैंडल के ऊपर होगा और टारगेट पहला रेजिस्टेंस होगा। अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है इन्वर्टेड हैमर। यह पैटर्न भी बॉटम में बनता है और हमें मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है। इसकी बॉडी छोटी होती है और ऊपर की तरफ लंबा वीक होता है। अगर यह कैंडल सपोर्ट लेवल पर बनती है तो यह हमें बाय करने का एक अच्छा अवसर दे सकती है। इस कैंडल को ट्रेड करने के लिए हमें इस कैंडल के हाई के ऊपर एक लाइन मार्क करनी होगी। जब अगली कैंडल इस लाइन को ब्रेक करेगी तो हम बाय की पोजीशन में एंट्री कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस कैंडल के लो पर होगा और टारगेट नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल तक रहेगा। मेंबर, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के साथ मिलाकर देखना चाहिए ताकि आपका ट्रेडिंग सेटअप और भी मजबूत हो सके। 6th नंबर पर हम शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे। पहले हम इस कैंडल की फॉर्मेशन को समझते हैं। यह कैंडल हैंगिंग मैन पैटर्न का जस्ट ऑपोजिट दिखता है। यह एक बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसका मतलब होता है कि पहले प्राइस अप ट्रेंड में रहती है, उसके बाद शूटिंग स्टार पैटर्न फॉर्म होती है और फिर प्राइस वहां से नीचे की तरफ आने लगती है। इस कैंडल की बॉडी बहुत छोटी होती है और अपर विक बॉडी के कंपैरिजन में लगभग 2 गुना या फिर उससे ज्यादा होती है। लोअर विक ना के बराबर होती है या बहुत छोटी होती है। इस कैंडल की जितनी बड़ी अपर विक होगी यह कैंडल उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल होगा। कैंडल का कलर ज्यादा मैटर नहीं करता, सिर्फ मैटर करती है कि कैंडल की अपर विक कितनी लंबी है। इस कैंडल के बनने के पहले प्राइस अप ट्रेंड में रहती है, यानी कि बायर्स मजबूत रहते हैं। लेकिन यह कैंडल हमें बताती है कि बायर्स पहले तो स्ट्रांग थे, लेकिन सेलर्स ने मजबूती से बायर्स को हरा दिया और प्राइस को फिर से वापस जहां ओपन हुई थी वहीं पर क्लोज कर दिया।
इस कैंडल में ट्रेड करने के लिए सबसे पहले यह कैंडल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर होनी चाहिए। कैंडल के फॉर्मेशन के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल शूटिंग स्टार कैंडल की लो को ब्रेक करती है, तब हम ट्रेड में सेल साइड एंट्री लेंगे, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस शूटिंग स्टार कैंडल के ऊपर होगा और पहला टारगेट नियरेस्ट सपोर्ट लेवल होगा। उसके बाद हम ट्रेल करते जाएंगे। अंत में हम बात करते हैं 7th कैंडलस्टिक पैटर्न, डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। बहुत सारे बिगिनर ट्रेडर्स को ये कैंडलस्टिक पैटर्न कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन हम इसे बहुत आसानी से समझने वाले हैं, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न तब बनता है जब कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग एक ही प्राइस लेवल पर हो जाए, मतलब प्राइस जहां से ओपन हुई थी वहीं जाकर क्लोज हुई। कैंडल की अपर विक और लोअर विक साइज में वेरी कर सकती है। ऐसा हमेशा नहीं होगा कि यह दोनों इक्वल होंगी। ये कैंडल हमें बताती है कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स के बीच बराबर की ताकत है, मतलब बायर्स और सेलर्स न तो कोई हार रहा है और न ही कोई जीत रहा है, दोनों में बराबर ताकत है। इसलिए प्राइस जहां से ओपन हुई थी ऊपर गई, नीचे गई, लेकिन फिर वहीं अंत में जाकर बंद हुई। बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस कैंडल को इंपॉर्टेंट प्राइस रिवर्सल इंडिकेटर के रूप में देखते हैं। सिंपल भाषा में समझें, प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है और वहां पर एक इंडिसीजन कैंडल यानी कि डोजी कैंडल बनती है। इसे डिकोड करने की कोशिश करें। प्राइस ऊपर जा रही थी, मतलब बायर्स मजबूत थे और सेलर्स कमजोर थे, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर दोनों बराबर हो गए, बायर्स और सेलर्स की ताकत बराबर हो गई। सोचें, अगर ऐसा सिचुएशन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर आए और अगली कैंडल डोजी कैंडल की लो को ब्रेक कर दे, तो यहां से हमें डाउनसाइड की रैली दिख सकती है। लो ब्रेक होने पर हम ट्रेड में डाउनसाइड की तरफ एंट्री कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस डोजी कैंडल के ऊपर होगा और पहला टारगेट सपोर्ट लेवल होगा। उसके बाद हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। यह पहली सिचुएशन हुई। यह कैंडल सपोर्ट लेवल पर भी बन सकती है। इस सिचुएशन में प्राइस अगर कैंडल की हाई को ब्रेक कर दे, तो यहां से अपसाइड की भी एक रैली देखने को मिल सकती है। सिंपली आप ये समझें कि डोजी कैंडल इंडिकेटर होता है कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स की ताकत बराबर हो चुकी है और अब यहां से रिवर्सल के चांसेस अधिक हैं। इस कैंडल की विक की लंबाई के हिसाब से डोजी पैटर्न्स 4 तरह के हो सकते हैं। पहला है स्टैंडर्ड डोजी। ये कैंडल ट्रेंड के टॉप या फिर बॉटम में बनने पर ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन देती है। इसका स्ट्रक्चर प्लस या क्रॉस साइन जैसा होता है। दूसरा है लॉन्ग लेगेड डोजी। इस कैंडल की अपर विक और लोअर विक पहले वाली कैंडल से ज्यादा लंबी होती हैं। तीसरा है ड्रैगन फ्लाई डोजी। इस कैंडल की लोअर विक लंबी होती है और अपर विक ना के बराबर या फिर बहुत छोटी होती है। इसका स्ट्रक्चर इंग्लिश अल्फाबेट टी के आकार का होता है। यह एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो हमें संकेत देता है कि प्राइस यहां से ऊपर की ओर जा सकती है। लास्ट टाइप है ग्रेवस्टोन डोजी। ये कैंडल ड्रैगन फ्लाई के जस्ट ऑपोजिट है। इसकी अपर विक लंबी होती है और लोअर विक ना के बराबर या फिर बहुत छोटी होती है। ये कैंडल एक बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो हमें संकेत देती है कि प्राइस अब इस कैंडल के बनने के बाद यहां से नीचे जा सकती है। लास्ट वीडियो में हमने सीखा कैंडल्स के बेसिक्स और सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर आने वाली सभी कैंडल्स के बारे में। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चार्ट्स को एनालाइज करने के लिए हर एक बिगिनर ट्रेडर को कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि कैंडल्स ही आपको उस समय चार्ट्स पर चल रहे बिहेवियर, इमोशन और साइकोलॉजी की पूरी जानकारी देती हैं। लेकिन हर किसी को इन्हें रीड करना नहीं आता और ऐसे लोग मार्केट में रैंडम डिसीजन लेकर ट्रेड करते हैं और लॉस हो जाता है। इसलिए आप सभी नए ट्रेडर्स के लिए यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे प्राइस एक्शन के साथ काम करता है, क्योंकि सिर्फ कैंडलस्टिक को पहचान कर ट्रेड में एंट्री करना यह बहुत स्टूपिड ट्रेडर की निशानी होती है। जब तक आप कैंडलस्टिक के साथ सपोर्ट और रेसिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को नहीं जोड़ेंगे, तब तक आप कितनी भी स्ट्रॉन्ग कैंडल पर ट्रेड में एंट्री ले लें, आपकी एक्यूरेसी बहुत कम होगी। इसलिए हम कैंडलस्टिक के साथ साथ यह भी जानेंगे कि सिचुएशन के अनुसार कैंडल को कैसे ट्रेड करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर आने वाले सभी कैंडल्स को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। वीडियो के अंदर हम टोटल 6 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे। पहला है बुलिश एंग्लिफिंग पैटर्न, दूसरा है बियरिश एंग्लिफिंग पैटर्न, तीसरा बुलिश हरामी, चौथा बियरिश हरामी,
पांचवां पियर्सिंग लाइन पैटर्न और छठा डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। इन सभी 6 कैंडलस्टिक पैटर्न को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बुलिश एंग्लिफिंग पैटर्न। यह कैंडलस्टिक पैटर्न 2 कैंडल से मिलकर बना होता है। यह कैंडलस्टिक पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, मतलब प्राइस पहले डाउन ट्रेंड में रहती है और बॉटम में यह कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है। बुलिश एंग्लिफिंग पैटर्न बनने के बाद प्राइस वहां से ऊपर की तरफ आने लगती है, यानी कि प्राइस का ट्रेंड चेंज होकर डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड हो जाती है। इस पैटर्न की पहली कैंडल सामान्यतः एक छोटी रेड कैंडल होती है और दूसरी कैंडल एक बड़ी ग्रीन बुलिश कैंडल होती है। बुलिश एंग्लिफिंग कैंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि पहली छोटी रेड कैंडल को दूसरी बड़ी ग्रीन कैंडल ने पूरी तरह से एंग्लफ कर लिया होता है। ये कैंडल हमें बताती है कि बायर्स और सेलर्स के बीच अब बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं, इसलिए प्राइस यहां से ऊपर की तरफ जा सकती है। इस पर हमने आपको बताया था कि सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर ट्रेड में एंट्री नहीं करना है। कैंडल्स के साथ साथ सपोर्ट और रेसिस्टेंस का होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह बुलिश एंग्लिफिंग है, यानी कि बुलिश रिवर्सल कैंडल्स में आती है। इसलिए यहां पर हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया ढूंढेंगे। अगर हमें यह कैंडल सपोर्ट एरिया में दिखती है, तब हम बाय पोजीशन में एंट्री की प्लानिंग कर सकते हैं। ट्रेड में एंट्री करने के लिए हमें बड़ी ग्रीन कैंडल के हाई पर एक लाइन मार्क करनी होगी। जब भी प्राइस इस लाइन को ब्रेक करेगी, तब हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस उस कैंडल के लो पर होगा और टारगेट नियरेस्ट रेसिस्टेंस लेवल। यहां पर हमने आपको सपोर्ट का उदाहरण देकर बताया कि कैसे ट्रेड में एंट्री करना है। आप सपोर्ट की जगह ट्रेंड लाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का फंक्शन सेम ही होता है। चलिए अब हम लाइव एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा चार्ट बैंक ऑफ बड़ौदा का 1 डे टाइम फ्रेम में है और यहां पर एक बुलिश इंगुल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका है। अब हम चार्ट पर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमें दिख रहा है कि चार्ट पर इन प्राइस पॉइंट्स को मिलाकर हम एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं। इसी तरह चार्ट के ऊपरी हिस्से में भी एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं। बुलिश इंगुल्फिंग कैंडल के पास नीचे एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है और दूसरी अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर में क्लोज हुई है। इस सिचुएशन में ट्रेड लेने के लिए हमारे पास 2 मुख्य कारण हैं। पहला कि यहां पर एक महत्वपूर्ण ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है और दूसरा कि यह कैंडल बुलिश इंगुल्फिंग कैंडल है। ट्रेड में एंट्री करने के लिए हम बुलिश इंगुल्फिंग कैंडल के हाई पर एक लाइन मार्क करेंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी प्राइस इस लाइन को ब्रेक करेगी, तब हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस सपोर्ट एरिया के नीचे होगा और टारगेट के लिए हम नियरेस्ट रेजिस्टेंस को रखेंगे। ऐसे ट्रेड की एक्यूरेसी हमेशा अच्छी होती है। लेकिन ध्यान रहे कि छोटे टाइम फ्रेम में मैनिपुलेशन ज्यादा होने के कारण इसकी एक्यूरेसी कम हो सकती है। लेकिन जब भी आप 4 आवर या फिर 1 डे टाइम फ्रेम में आएंगे, तो आपको ऐसे ट्रेड्स की एक्यूरेसी बहुत अच्छी नजर आएगी। अब हम बात करते हैं बेयरिश इंगुल्फिंग पैटर्न की। यह पैटर्न बुलिश इंगुल्फिंग के जस्ट अपोजिट होता है। यह भी एक बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। जैसा कि आपको पता है कि यह कैंडल भी 2 कैंडल से मिलकर बनती है। पहली कैंडल स्मॉल बुलिश ग्रीन कैंडल होती है और दूसरी कैंडल एक लंबी रेड कैंडल होती है। यह कैंडल चार्ट पर टॉप पर बनती है। इस कैंडल के पहले प्राइस अप ट्रेंड में होती है और जब यह कैंडल फॉर्म होती है, यह संकेत होता है कि प्राइस अब यहां से नीचे की तरफ जा सकती है। इस कैंडल की फॉर्मेशन हमें बताती है कि बायर्स और सेलर्स के बीच हुई लड़ाई में सेलर्स ने बायर्स को हराकर अपना दबदबा कायम कर लिया है। बेयरिश इंगुल्फिंग पैटर्न चार्ट पर पहचानने के लिए हमें पहले कैंडल की विक को कंसिडर नहीं करना होता है। हम सिर्फ पहले कैंडल की बॉडी को कंसिडर करते हैं और जब दूसरी कैंडल पहली वाली कैंडल की बॉडी को पूरी तरह से एंगुल्फ कर लेती है, तब हम उसे इंगुल्फिंग कैंडल कहते हैं। यही कंडीशन बुलिश इंगुल्फिंग कैंडल में भी होती है और बेयरिश इंगुल्फिंग कैंडल में भी। अगर यह कैंडल किसी महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस एरिया या फिर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पर बनती है,
तो हमारे लिए यह एक महत्वपूर्ण डाउनसाइड यानी सेल ट्रेड अपॉर्चुनिटी होती है। इस कैंडल को ट्रेड करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ट पर नजर डालते हैं। यह चार्ट 1 डे टाइम फ्रेम में है। चार्ट पर यह प्राइस लेवल एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल है और इस रेजिस्टेंस लेवल पर हमें एक बेयरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता नजर आ रहा है। यहां हमारे पास दो कंफर्मेशन हैं। पहला कि यह एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल है और दूसरा कि यहां बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है। ट्रेड लेने के लिए हम कैंडल की लो पर मार्क करेंगे। अगर नेक्स्ट कैंडल या आने वाली कोई भी कैंडल इस लाइन को ब्रेक करेगी तो हम सेल ट्रेड में एंट्री लेंगे। ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होगा और टारगेट पहले सपोर्ट एरिया में होगा। नेक्स्ट कैंडल की बात करें तो ये है बुलिश हरामी कैंडल पैटर्न। जैसा कि आपको दिख रहा है, पैटर्न में दो कैंडल्स होते हैं और ये इंडिकेट करता है कि डाउन ट्रेंड अब खत्म हो चुका है और इस कैंडल के बाद यहां से अप ट्रेंड शुरू होने वाला है। इस कैंडल का हरामी शब्द जापानी भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है प्रेग्नेंट वूमेन, और इसका सिर्फ एक रीजन है कि बुलिश हरामी पैटर्न का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन एक प्रेग्नेंट वूमेन जैसा दिखता है। इस कैंडल में पहली कैंडल बड़ी बेयरिश रेड कैंडल होती है और यह कैंडल बियर स्टैंड का हिस्सा होती है और इसके बाद अगली कैंडल स्मॉल ग्रीन कैंडल होती है, जिसकी बॉडी प्रीवियस कैंडल के मुकाबले बहुत छोटी होती है और इस कैंडल की अपर और लोअर वीक भी छोटी होती है। दूसरी कैंडल की बॉडी प्रीवियस कैंडल की बॉडी के अंदर होती है। आदर्श रूप में इस पैटर्न की पहली कैंडल दूसरी कैंडल से 4 गुना ज्यादा बड़ी होती है। यह पैटर्न तब अच्छे से काम करता है जब इस पैटर्न की सेकंड कैंडल, जो कि ग्रीन होती है, उसकी वीक बहुत छोटी हो। यह पैटर्न हमें बताता है कि बायर्स और सेलर्स के बीच हुई लड़ाई में बायर्स मजबूत नजर आ रहे हैं और यह हमारे लिए संकेत हो सकता है कि प्राइस अब यहां से ऊपर जा सकती है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में ट्रेड लेना हमारे लिए रिस्की होता है जब तक प्राइस इस पैटर्न की पहली बड़ी रेड कैंडल की हाई को ब्रेक न कर दे। इसलिए ट्रेड एंट्री क्राइटेरिया को ध्यान से समझना चाहिए। पहली बात कि यह कैंडल इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल एरिया या फिर ट्रेंड लाइन पर होना चाहिए। ट्रेड में एंट्री करने के लिए दूसरी बात, कैंडल के हाई पर एक लाइन मार्क करेंगे। अगर प्राइस फ्यूचर में कभी भी इस लाइन को ब्रेक करेगी तभी हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। ट्रेड में एंट्री लेने के बाद हमारा स्टॉप लॉस सपोर्ट एरिया के नीचे होगा और टारगेट नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल। इस तरह से अगर हम ट्रेड में एंट्री करेंगे तो हमारी ट्रेड की एक्यूरेसी अच्छी होगी। नेक्स्ट कैंडल है बेयरिश हरामी कैंडल। यह कैंडल मार्केट के टॉप पर बनता है और संकेत देता है कि प्राइस अब यहां से नीचे जाने वाली है। इस कैंडल के बनने से पहले प्राइस अप ट्रेंड में होती है और जब यह कैंडल बनती है तो प्राइस वहां से नीचे की तरफ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस पैटर्न में पहली कैंडल बड़ी ग्रीन कैंडल होती है और दूसरी कैंडल छोटी रेड कैंडल होती है। पहली कैंडल दूसरी कैंडल को पूरी तरह इंगल्फ कर लेती है और दूसरी कैंडल की जितनी ज्यादा वीक छोटी होगी, यह पैटर्न उतना ही सही से काम करेगा। आदर्श रूप में पहली कैंडल की बॉडी की साइज छोटी कैंडल से 4 गुना ज्यादा बड़ी होती है। अगर यह कैंडल किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल या फिर ट्रेंड लाइन पर बनती है तो हमारे लिए यह एक सेल साइड की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ट्रेड में एंट्री करने के लिए हमारे पास दो कंफर्मेशन होने चाहिए। पहला, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल और दूसरा बेयरिश हरामी पैटर्न। जब चार्ट्स पर इस कैंडल की फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए तब हम कैंडल के लो पर एक लाइन मार्क करेंगे और जब प्राइस उस कैंडल के लो को ब्रेक करेगी तब हमें ट्रेड में एंट्री करनी है। हमारा स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर होगा और टारगेट पहले सपोर्ट लेवल। यह कैंडल बताती है कि पहले बायर्स स्ट्रांग थे, लेकिन अब सेलर्स के पास भी मार्केट कंट्रोल आ रहा है, जिसके कारण प्राइस नीचे जा सकती है। अब 2 और 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। पहला पियर्सिंग लाइन पैटर्न और दूसरा डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। पहले बात करते हैं पियर्सिंग लाइन पैटर्न की।
पियर्सिंग लाइन पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। यह कैंडल हमें संकेत देती है कि डाउन ट्रेंड अब खत्म हो चुका है और इस कैंडल के बाद अप ट्रेंड शुरू होने वाला है। पैटर्न की पहली कैंडल एक लंबी रेड कैंडल होती है जो कि मार्केट में पहले से चल रहे डाउन ट्रेंड का हिस्सा होती है। इसके ठीक बाद अगली कैंडल एक स्ट्रैंग ग्रीन कैंडल होती है जिसकी ओपनिंग नीचे होती है लेकिन क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के 50% के ऊपर होती है।